हूं मनोज मनु, आंकड़े मारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की जीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला नहीं हो सकता। 7 दिन हो गए हैं, 23 नवंबर से 30 नवंबर आ गया है। शिंदे ने भी मुख्यमंत्री की रेस से खुद को अलग कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री पर असमंजस बरकरार है। सूत्रों के अनुसार 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, यह भी खबर है। बीजेपी विधायक दल की बैठक 2 या 3 तारीख को होगी और उसमें नाम का ऐलान होगा, यह भी खबर है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सबकी राय है, लेकिन फाइनल नाम अभी तक सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई जगहों पर बीजेपी ने नए नाम से चौंकाया है और स्थापित मुख्यमंत्री के चेहरे को अलग किया है। सवाल यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की रणनीति क्या है। क्या 150 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करने वाले मराठा समुदाय से बीजेपी का चेहरा हो सकता है? क्या 100 सीटों पर प्रभाव वाले ओबीसी चेहरे का नाम बीजेपी सोच रही है, विचार कर रही है? राज्य में 18 में से 10 मराठा समुदाय के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक रह चुके हैं। एकनाथ शिंदे भी मराठा है, तो उन्हें बदलकर बीजेपी मराठा मुख्यमंत्री देना चाहती है। क्या ऐसा है? बीजेपी मराठा मुख्यमंत्री चाहती है, लेकिन फडणवीस को फिर क्या जिम्मेदारी दी जाए? बड़ा पेच ये है। आज हम इस पेच पर बीजेपी की दूर की राजनीति पर चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री के चेहरे पर देरी की वजह की भी पड़ताल करेंगे। जनता की भी राय हमने इस पर ली है, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा? नई सरकार का गठन कब होगा? ये सवाल महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। निगाहें देवेंद्र फडणवीस की ओर हैं, नजरें एकनाथ शिंदे की ओर हैं। लेकिन जब नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार है, तब अचानक एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए। ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं, तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे, और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। महायुति की मीटिंग से ठीक पहले एकनाथ शिंदे के गांव चले जाने से सीएम पर सस्पेंस और गहरा गया। सवाल उठने लगे कि आखिर शिंदे अचानक गांव क्यों गए? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? वो क्या फैसला लेने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, या तो वो या तो बन जाएंगे, डीसीएम बन जाएंगे। नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने जो स्पीड ब्रेकर था वो निकाल दिए, अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य रहेगा। शिवसेना के नेता शिंदे के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम के साथ होम मिनिस्ट्री भी चाहते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी मांगे बीजेपी को बता दी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान जातीय समीकरण से लेकर सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर निर्णय लेना चाहता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिन से मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं और ताजा खबर है कि नए सीएम को लेकर 2 दिसंबर को बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में ही नए सीएम के नाम से पर्दा हट जाएगा, तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री को लेकर हो रही माथापच्ची पर विरोधी तंज कस रहे हैं। 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीर भर की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? सवाल है कि महाराष्ट्र को आखिर नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा? नए सीएम पर सहमति कैसे बनेगी और सीएम कौन बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अब इसी मुद्दे को लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए और उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, उनसे हमने उनकी राय जानने की कोशिश की, पता किया कि वो इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के देश भर में जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतना समय लग क्यों रहा है। महाराष्ट्र में जितना प्रचंड बहुमत, उतने प्रचंड बहुमत के साथ साथ जितने चेहरे खुले थे महाराष्ट्र के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर देश के कार्यकर्ता से लेकर और बड़े नेताओं तक, सबके चेहरे खिले, लेकिन अब तक नाम तय नहीं हुआ। कुछ सवाल लेकर हम जनता के बीच गए। पहला सवाल जो हमने पूछा वो आपके सामने है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस है, आपकी राय सीएम कौन होगा? 61% लोग, 61% लोगों ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। 21% लोग एकनाथ शिंदे की बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। 18% लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी का कोई मराठा चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है। चर्चा कर ली, क्योंकि सवाल चेहरे का है। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार, राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक और संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं संजय के पास चलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेता हो, दिल्ली का हेडक्वार्टर हो, संजय गोल गोल घूमते रहते हैं और जब गोल गोल आप घूमोगे इन जगहों पर, लुटियन जोन में, तो आपके पास पुख्ता खबर निकल कर आएगी। संजय, माथापच्ची क्यों? 20 तारीख को मतदान हुआ, 23 तारीख को रिजल्ट आया, 30 तारीख हो गई, बड़ा लंबा समय हुआ। मनोज, अब तारीख तय हो चुकी है। हमने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने ट्वीट करके साफ साफ कह दिया कि 5 तारीख को, 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 4 दिसंबर को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 4 तारीख को ही महायुति के तीनों नेता मिलकर के राज्यपाल के पास जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री के नाम की बात है, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और नाम कौन सा होगा, इस नाम को एकनाथ शिंदे को बता दिया गया है। तो उसके बाद ही एकनाथ शिंदे ने अपनी हामी भरी और एकनाथ शिंदे कल शाम तक 17 से मुंबई पहुंच रहे हैं। उसके बाद में महायुति के तीनों नेता मिलकर के बैठेंगे और जो हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार, मैंने पूछा इतनी माथापच्ची क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं बार्गेनिंग थी यहाँ पर, बार्गेनिंग पावर थी यहाँ पर। एकनाथ शिंदे अपनी बार्गेनिंग करना चाहते थे, क्योंकि सरकार के गठन के पहले जो सौदेबाजी कर सकते थे, जो हासिल कर सकते थे, वही कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद में उनको कुछ नहीं मिलना था। वो भी ये बात जानते थे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब एकनाथ शिंदे बने थे और गृह मंत्रालय चलाया था देवेंद्र फडणवीस ने, इसी तरह से इस बार एकनाथ शिंदे चाहते थे कि इस बार अगर बीजेपी का सीएम बन रहा है तो गृह मंत्रालय उनको मिले, डिप्टी सीएम उनको मिले। तो ये एक बड़ा सौदा था जिसको लेकर के बातचीत हो रही है, अभी भी बातचीत चल रही है। और सुना है कि सोमवार को, जब मंडे को जब तीनों नेता मिलकर के बैठेंगे, इसका फैसला हो जाएगा, युवाओं का बंटवारा हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी बात एकनाथ शिंदे को मिल सकती है। तो उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का स्पीकर, अब मुख्यमंत्री से बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है संजय? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बड़ी जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की है, इसके अलावा और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। हम हिमांशु भट्ट साहब हैं, उनके पास चलेंगे। हिमांशु जी, अक्सर हाल के दिनों में जो बीजेपी को मैं देख रहा हूं, वो बीजेपी चौंका रही है। उड़ीसा में चौंकाया, मध्य प्रदेश में चौंकाया, छत्तीसगढ़ में चौंकाया, राजस्थान में चौंकाया। सवाल मेरा इस आपसे है, क्या महाराष्ट्र भी चौंकाएगा? चौंकाएगा, डेफिनेटली चौंकाएगा। जो लग रहा है मुझे और जो दिख रहा है वो बड़े स्पष्ट है। देखिए, ये सूत्रों के हवाले से बातें बहुत चलती रहती है और वो चलती रहेगी। जब तक मंत्रिमंडल नहीं बन जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा, तब तक बातें चलती रहेगी। उसमें कोई हर्ज नहीं है। रियल पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, आज भी मैं पहले दिन से जो बता रहा था उसी चीज के ऊपर कायम हूं कि देवेंद्र फडणवीस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय फलक पर देख रही है और वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात मैंने पहले ही दिन कही थी, आज भी वही चीज बता रहा हूं। राष्ट्रीय फलक पे अगर देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता चला जाए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
करीब है। वो भी नागपुर से आते हैं, आरएसएस का हेडक्वार्टर भी नागपुर में है, दूसरी कई चीजें हैं जो पब्लिक में बातें नहीं होती। मगर ये बात इतनी ही सही है कि आरएसएस इस वक्त ऐसा भाजपा का अध्यक्ष चाहता है कि जो उनके साथ मिलजुल के काम कर सके अगले 5-7 सालों तक। और देवेंद्र फडणवीस से अच्छा इंसान उनको कोई नहीं दिखता। तो क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए एक समस्या है? क्या महाराष्ट्र की गद्दी इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो राष्ट्रीय फलक पर भाजपा के अध्यक्ष बनने की बात जाने देंगे? और वो चीज नहीं होगी। वो वही जाएंगे जहां तक मैं समझ सकता हूं। ये माथापच्ची जो आप पूछ रहे थे ना, उसकी एक गुत्थी ये है। दूसरी गुत्थी ये है कि जब 132 आ गए हैं तो भाजपा के अपने एमएलए भी बोलेंगे कि हम 55 वालों के नीचे काम क्यों करें। बिल्कुल ठीक बात। तो यहां पर अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि ये जातिवादी समीकरण आप दे रहे थे, ओबीसी कौन, मराठा के 100 है, ओबीसी ये है, तो ये सब बातें बराबर है। मगर जैसे आप ही ने खुद कह दिया कि भाजपा की आदत हो गई है, पिछले 3 साल से वो चौंका देने वाली चीजें कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि फिर आदत आपने के साथ शुरुआत साथ हो गई। हिमांशु जी, जैसे अभी संगठन चुनाव चल रहे हैं और संगठन चुनाव चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में यह तय कर रखा है कि जितने भी जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, कोशिश करिए, मुझे लगता है कि शायद सभी जिलाध्यक्षों पर कुछ अपवाद हो सकते हैं, 50 वर्ष से नीचे के लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया जाए, जिससे वो भाग सकें, दौड़ सकें, उनके अंदर एक ऊर्जा हो, उमंग हो, एक नई लीडरशिप उभारने की कोशिश की जा रही है। वही तो मैं बता रहा था मनु जी, बिल्कुल वही तो मैं बता रहा था कि नई यंग लीडरशिप चाहिए। देवेंद्र फडणवीस की उम्र भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं में शायद सबसे कम होगी, हेमंत बिश्व शर्मा और योगी जी के साथ में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद है। राजलक्ष्मी जी, हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी या तमाम राजनीतिक पार्टी जातियों का बड़ा ख्याल रख रही है और एक इस देश में ओबीसी को लेकर, पिछड़े वर्ग को लेकर एक बहुत उबाल आया है। वो कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है, वो पिछड़े वर्ग की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी को भी आप देखें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री दिया वो आदिवासी दिया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दिया तो ओबीसी दिया, यादव दिया, इसीलिए कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है तो वहाँ पर एक बड़ा कारण हो सकता है। हरियाणा में चुनाव था, तमाम तरह की चर्चा, स्पेकुलेशन लोग लगाते हैं। उड़ीसा में आपने मुख्यमंत्री दे दिया आदिवासी, लेकिन चेहरा स्थापित आप उस तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन राजलक्ष्मी जी, ये जो मराठा फैक्टर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे मराठा थे, 18 जो मुख्यमंत्री अब तक महाराष्ट्र में मिले उनमें से 10 मराठा मुख्यमंत्री हैं और मराठाओं ने बड़ा भरोसा जताया है। एक तो मराठा, दूसरा जो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण था, उस पिछड़े वर्ग के आरक्षण में से एक बड़ा हिस्सा काटकर अन्य जो ओबीसी हैं उनको दिया गया। चुनाव के चंद दिन पहले कैबिनेट ने यह फैसला किया, तो क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग बहुत उठ रही थी और अभी भी छत्तीसगढ़ में लगातार इसे लेकर चर्चा चलती रहती है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के दिमाग में कहीं कोई मराठा चेहरा, मराठा नाम तो नहीं है? क्योंकि अभी भी इतनी जल्दी आप उद्धव ठाकरे शिवसेना को, इतनी जल्दी आप एनसीपी शरद पवार को बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि आपने जितने भी अभी उदाहरण बताए उसमें ऐसा था कि भाजपा शासित राज्यों में ही ऐसा था कि कहीं पे भी गठबंधन नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा इसमें अंतर ऐसा नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसा है कि यहाँ पर 3 पार्टियां हैं और खास करके ऐसे हैं कि 2 पार्टियां ऐसा हैं जिनकी आपस में थोड़ी सी कम ही मिलती है, मैं कहूंगी, एनसीपी और शिवसेना। तो ये जो देवेंद्र फडणवीस का जो रोल है वो ये भी है कि तीनों पार्टियों को मिला के भी चलते हैं और ये दोनों जो नेता हैं, अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी, उनको भी एकत्रित लेके ये चलने वाले ये लीडर हैं। तो भाजपा के लिए ये समस्या ये नहीं है कि और नेता है नहीं, ये नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नेता चाहिए जो ये तीनों जो पार्टी है और जो तीनों लीडर ये एकत्रित होके चले, ऐसा कोई मुख्यमंत्री होना पड़ेगा। तो ऐसा ये कोई जो मुख्यमंत्री है, होना पड़ेगा। जी। एक और बात कर लेते हैं। कुछ और हमने सर्वे के सवाल पूछे हैं। एक और सर्वे का सवाल था कि प्रचंड बहुमत और शिंदे के खुद मुख्यमंत्री से रेस से हटने के बाद भी फैसले में देरी क्यों हो रही है? 31% लोगों ने कहा कि केंद्र फडणवीस पर राजी नहीं है।
53% लोगों ने कहा कि बीजेपी के पास कोई चौंकाने वाला प्लान है जो तमाम दूसरे राज्यों से भी निकल कर आया था। 16% लोग कह रहे थे कि कह नहीं सकते इस मसले पर। सर्वे का एक और सवाल, महाराष्ट्र में क्या बीजेपी 28% मराठा आबादी को ध्यान में रखकर सीएम का चेहरा देना चाहती है? आपकी राय? अब जो राय निकल कर आई वो देखिए, ये बहुत जरूरी है। 46% लोगों ने कहा हाँ, 52% लोगों ने कहा ना, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो चुका है, सिर्फ रस्म बाकी है। आपकी राय? 64% कह रहे थे फडणवीस ही चेहरा होंगे। 29% लोग बीजेपी मराठा चेहरा देगी इस बात का जिक्र कर रहे थे। 2% लोग ओबीसी के चेहरे की बात कर रहे थे और 5% लोग अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे थे। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, मध्य प्रदेश को तो आप बहुत करीब से देखते हैं। जब चुनाव चल रहे थे, उसके बाद जब चुनाव में जीत हुई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब पद पर थे शिवराज सिंह चौहान की बहुत तारीफ की, और शिवराज सिंह चौहान भी मान चुके थे कि भाई 118 में, मतलब 230 में से 118 जब सीटें आई तब मैं मुख्यमंत्री बन गया। अभी तो 163 सीटें आ गई, लाडली लक्ष्मी बहना मैं लेके आया, तो वो उस तरीके से अपना स्वागत सत्कार करने लगे। ठीक वैसे ही जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में परिणाम आए और प्रचंड बहुमत आया, तो यहां पर वो देवेंद्र फडणवीस की बहुत तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा था देवेंद्र तो हमारे मित्र हैं। तो ये संकेत क्या है, जरा समझाएंगे? जिनकी तारीफ बहुत ज्यादा हो जाती है उनको ज्यादा प्यार मिल जाता है, दिल के करीब यानी कि दिल्ली लगा लिया जाता है। देखिए मनोज, जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो आपको समझना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति क्या है। हालांकि प्रचंड बहुमत जरूर मिला, लेकिन जो दो एलआई हैं बीजेपी के साथ महायुति में, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इनको अगर कोई कंट्रोल करने की किसी की ताकत, किसी की कुव्वत से बीजेपी के मौजूदा नेताओं में, तो वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की है। नहीं, लेकिन संजय एक चीज और है ना, एक चीज और है, जब सरकार थी और शिंदे मुख्यमंत्री बन गए थे, देवेंद्र उप मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वो तो बड़े भारी मन से बने थे क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री का सोच रहे थे। और दोनों के बीच पूरे कार्यकाल में तलखियां बनी रही, क्योंकि एकनाथ शिंदे सीधे दिल्ली के संपर्क में थे और वो कोई भी राज्य को लेकर बड़ा डिस्कशन करते थे वो दिल्ली करते थे। इस बात की तकलीफ, इस बात की नाराजगी देवेंद्र फडणवीस में हमेशा बनी रही। मनोज, वो तलखी आज भी मौजूद है, क्योंकि जब एक हफ्ता लग गया है रिजल्ट को आए, तो परिणाम 23 तारीख को आ चुके हैं, आज 30 तारीख हो चुकी है, तो वो तलखी आज भी बरकरार है। लेकिन उसके बावजूद देवेंद्र पर फिर भी आलाकमान भरोसा इसलिए करता है क्योंकि महाराष्ट्र वही एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े किए, एनसीपी के 2 टुकड़े किए, और उन दोनों टुकड़ों के नेताओं को साथ में लेकर के चलने की ताकत सिर्फ देवेंद्र की है। तो बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आलाकमान लेकिन बड़ा निर्णय महाराष्ट्र के बारे में। एनसीपी के 2 टुकड़े किए, शिवसेना के 2 टुकड़े किए, आपको मिला क्या? किया आपने, लेकिन मिला क्या? मिला नहीं ना। जो आप चाहते थे, जिसलिए टुकड़े किए, वो तो नहीं मिल पाया, रोटी कोई और ले गया ना। आपकी बात ठीक है, लेकिन उस समय पहला टारगेट था उद्धव ठाकरे को खत्म करना। तो बीजेपी उस मकसद में काफी हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। और दूसरा मकसद ये था कि बीजेपी का सीएम बनाना, तो वो उस मकसद में भी अब बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार सीएम बीजेपी का बन रहा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे, हालांकि कोई सरप्राइज एलिमेंट दे दे बीजेपी तो उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं मुंबई में इसमें मौजूद हूँ और यहाँ पर लगभग तैयारियां सारी देवेंद्र फडणवीस को लेकर के हो रही है। उनके घर पर, उनके सर सारे तरफ जिस तरीके से विधायक मंडरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही भावी मुख्यमंत्री हो रहे हैं। अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट अगर कोई नरेंद्र मोदी देना चाहे तो वो बात अलग है, वो फिर नाम हमारे सामने 1-2 दिन में आ जाए। सर्वे के 2 सवाल और हैं, उन सवालों को ले लेते हैं, उसके बाद फिर और चर्चा करेंगे। बड़ी रोचक चर्चा चल रही है, देखिए कई सारी चीजें निकल कर आ रही है। एक और सवाल, शिंदे अचानक गृह क्षेत्र सतारा चले गए, पार्टी कहती है कि सतारा जाने पर शिंदे बड़ा फैसला लेते हैं, आपकी राय? 29% लोगों ने कहा शिंदे नाराज हैं, 42% लोगों ने कहा सरकार को समर्थन है लेकिन शामिल नहीं होंगे, 20% लोग कोई बड़ी लकीर खींचेंगे इस बात का जिक्र कर रहे थे, 9% लोग कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, मुख्यमंत्री का नाम फाइनल है, महायुति में मामला अब मंत्री और विभागों पर अटका हुआ है, आपकी राय? 80% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही है, 19% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 1% कुछ भी नहीं कहना चाहते। मैं सीधे हिमांशु भट्ट साहब के पास चलूंगा। हिमांशु जी, नागपुर से आते हैं देवेंद्र फडणवीस,
नागपुर से आते हैं नितिन गडकरी। हम नितिन गडकरी को इस पूरी चर्चा में थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी का कद दिल्ली में क्या था, लेकिन नितिन गडकरी को डाउन करने के लिए नागपुर के ही देवेंद्र फडणवीस को ऊपर किया गया और इस बात से वो हमेशा नाराज रहे। अब संघ के प्रिय नितिन गडकरी, संघ के प्रिय देवेंद्र फडणवीस, और नितिन गडकरी ना तो राज्य से खुश इतने सालों में, ना केंद्र से खुश। उनकी राय भी तो संघ की नजर में महत्वपूर्ण होगी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, संजय जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि शिंदे ने, जो कि शिवसेना शिंदे है, उसने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा और बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे को खत्म किया जाए। और यह भी तो हो सकता है कि शिंदे ने शर्त रख दी हो कि साहब आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, लेकिन देवेंद्र को मत बनाइए, आप कोई नया नाम निकल कर आइए, मैं सहमत हूं। क्यों, क्या ऐसे वक्त में शिंदे की नाराजगी ली जा सकती है? क्योंकि बीजेपी में तो कभी भी कोई किसी की तरफ जा सकता है ना, और ये भी तय हो चुका कि शिंदे इस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। चलिए भाई, आपने तो ये सब प्रोबेबिलिटीज बता दी, अभी मैं दूसरी प्रोबेबिलिटीज देता हूं। शिंदे जी के आज तक के निवेदन में शिंदे जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। शिंदे जी ने सिर्फ वही कहा है कि भाजपा का हाईकमान जो निर्णय लेगा वो मुझे पसंद है। नहीं, उनका एक स्टेटमेंट भी आ गया कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। ऐसा नहीं कहा कि मैं रेस से बाहर हूं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि भाजपा की नेतागिरी जो निर्णय लेगी वो मुझे मंजूर है। और जैसे आप ही के रिपोर्ट में आप ही ने बताया, पनु जी, वो बात भी याद करने जैसी है कि शिंदे का डायरेक्ट कांटेक्ट दिल्ली से ज्यादा रहा है फडणवीस से। वो बात को आप समझ के चलिए। देखिए, मतलब ये हो गया कि शिंदे जी की पार्टी भले शिंदे शिवसेना हो, मगर वो एक एक्सटेंशन है भारतीय जनता पार्टी का। पिछले 2.5 साल में शिंदे की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन बन चुकी है। वो उस बात को आप नकार नहीं सकते जी। अभी इन दोनों चीजों को जब साथ में रख के आप देखेंगे और यहां पे नागपुर के आरएसएस के इक्वेशंस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और जहां तक भाजपा की एक नीति रही है कि 50 के नीचे युवा को आगे करना, वहां पर देवेंद्र फडणवीस सीधे बैठते हैं। और जैसे आप ही के रिपोर्टर ने बताया हमें, आप ही के एडिटर ने बताया हमें कि शिंदे और फडणवीस कभी एक साथ एक आंखों से नहीं देखते। अभी ऐसी स्थिति में अगर 5 साल सुचारू रूप से सरकार चलानी है, गठबंधन भले है मगर शिंदे शिवसेना एक एक्सटेंशन है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी स्थिति के अंदर सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए कोई भी घर का बड़ा एक चीज सोचेगा, और वो 2 झगड़ रहे बच्चे हो तो 2 में से एक को अलग, दोनों को अलग अलग कर देगा। एक को वो सत्ता सौंपेगा, दूसरे को बोलेगा आप यहां आ जाओ, आपको ये देता हूं। और यही कोई चीज हुई है। अभी जैसे आपने एक पॉसिबिलिटी दूसरी बताई कि शिंदे ने बताया कि मैं भी नहीं वो भी नहीं। अरे भैया, दोनों डेप्यूटी सीएम थे और दोनों सीएम भी थे, ये बात तो हकीकत है। बिल्कुल ठीक। देवेंद्र फडणवीस भी सीएम थे और फिर वही डेप्यूटी सीएम बने नेता के कहने पे, अपने नेता के कहने पे। शिंदे जी भी अगर सीएम थे, उनको सीएम बनाया गया था 40 एमएलए के साथ में भी, तो उनको भी वो समझ में आता है कि अब मैं डेप्यूटी सीएम बनूंगा तो छोटा नहीं बन जाऊंगा। तो ये बात तो तय है कि यहां पर कोई बड़ी मारामारी नहीं होने वाली। ये मारामारी हो लेकिन रही है। अक्सर लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद शिंदे गुट से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे, वो किसी और का नाम देंगे। राजलक्ष्मी मेरे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, इन तमाम संभावनाओं के बीच आप क्या देखती हैं? जी, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शिंदे जी सेंटर में तो नहीं जाएंगे। वो या तो फिर अपने बेटे को डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, या तो फिर अपने बेटे के लिए और अच्छा कोई पोर्टफोलियो मांगेंगे सेंटर में, या तो फिर वो कुछ अच्छे पोस्ट मांगेंगे। जैसे हिमांशु भट्ट जी बता रहे थे कि वो ये कह सकते हैं कि मुझे अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो चाहिए डेप्यूटी सीएम अगर मैं बनता हूं तो। क्योंकि उन्होंने, देखिए, उन्होंने और उनके अन्य नेताओं ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं जो हम
इतनी सी बात के लिए हम पूरी सरकार में से बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने ये तो संकेत दे दिया है, तो पूरी तरीके से तो वो बाहर निकलेंगे ऐसा नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये हो सकता है कि वो डेप्यूटी सीएम का पोस्ट न लेते हुए वो जैसे बाला साहेब का जो रोल था, जैसे वो अपने पक्ष के जो सुप्रीमो बने थे, तो वो एक वैसा भी हो सकता है कि बिल्कुल वो आप सही नेतृत्व करिए, कर क्योंकि एक सकते हैं। समिति बनाने की बात चल रही जो सरकार की नीति कामकाज को लेकर होगी। जैसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सोनिया गांधी के लिए दिल्ली में रखी गई थी, ऐसी एक समिति बनाने की बात की जा रही है। लेकिन ये सब भविष्य के गर्त में है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, दिल्ली में जो बैठे नंबर 1 और नंबर 2 क्या करते हैं, ये किसी को नहीं पता। और वो जो भी करते हैं हर कोई उससे चौंक जाता है। बस उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सा वो नाम निकल कर आएगा। और क्या 2 तारीख को विधायक दल की बैठक है, पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं। 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। पूरा देश इंतजार कर रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कौन चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जो मेरे साथ इस पूरी चर्चा में बने रहे। आगे बढ़ लेते हैं।